नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को लेकर मैं आया हूं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस पर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था आपका 15-16 के अंदर कि व्यापारिक संस्था में प्राप्तियों भुगतान खाते के संबंध में सही वाक्य बताना था। जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है उसके फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया लास्ट टाइम जो 2020 की वैकेंसी थी कि निम्न में से एक संस्था के प्राप्तियों भुगतान खाते में नहीं दिखाई जाने वाली मद है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे जो है अकाउंट से रिलेटेड आते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया और उसके अंदर आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मदों से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, देन इनके जो ये क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम 3 प्रकार के स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला जो होता है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पर भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं जहाँ पर असेट्स और लायबिलिटी की बात की जाती है। तो जो सबसे पहला आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जो कि ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को बताता है, यानी ये जो है एक तरीके से केस बुक की तरह ट्रीट किया जाता है। और दूसरा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है, जो कि जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। और बैलेंस शीट तो दोनों की सेम ही रहती है जहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज की बात की जाती है। और इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रेवेन्यू आइटम जो होते हैं उसमें जैसे डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गई, एडमिशन फीस हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम बात करें खातों की प्रकृति, इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की खातों की प्रकृति किस तरीके की होती है। देखिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट को दिखाता है, ऑल कैश रिसिप्ट एंड ऑल कैश पेमेंट। तो बेसिकली इसका जो नेचर होता है वो कैश बुक की तरह होता है और कैश एक अपने आप में रियल अकाउंट होता है। तो ये जो अकाउंट है वो कौन सा कहलाता है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के नेचर का होता है। जबकि दूसरी तरफ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो कि उस संस्था की इनकम और एक्सपेंस के बारे में बताता है, और इनकम और एक्सपेंस के बारे में बताने के कारण ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इससे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात की जाती है ना। तो ये एक प्रकार से नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया, यानी कि यहाँ आप कह सकते हो कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। दूसरा जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा कैश की तरह होता है ना। कैश और बैंक बैलेंस जो का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस होता है। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो उसका जो बैलेंस निकलता है वो कैश और बैंक के रूप में ही निकलता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो कैश बुक होती है, कैश बुक का जो सम अप होता है वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में होता है। क्योंकि कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी डिफरेंस होता है। कैश बुक के अंदर जो हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की वो डेट वाइज करते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स की करते हैं, परंतु यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर किसी प्रकार से डेट वाइज हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। एक और अलग अलग जो है स्वरूप में न दिखाकर हम एक प्रकार से जो रिसिप्ट होती है उसमें इसको दिखा दिया जाता है। ऑल रिसिप्ट्स को डेबिट साइड और ऑल पेमेंट को क्रेडिट साइड दिखा दिया जाता है, और इससे जो डिफरेंसिंग अमाउंट निकलता है वो आपका कैश या बैंक बैलेंस के रूप में ही निकलता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई नहीं होता। जबकि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहां पर हम ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। जिस तरीके से P&L अकाउंट के अंदर हम ऑल रिसिप्ट को क्रेडिट से ऑल इनकम को क्रेडिट साइड दिखाते हैं उस P&L के, उसी तरीके से यहाँ पर भी इनकम और एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो इनकम वाला पार्ट है वो क्रेडिट साइड चलाया जाएगा इस अकाउंट के, और एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है वो इसके डेबिट साइड आ जाता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो P&L की तरह प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में न शो होकर सरप्लस एंड डिफिसिट के रूप में शो होता है। यहाँ पर सरप्लस और डिफिसिट की बात की जाती है क्योंकि ये NPO है, इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका सेवा भाव होता है। और सेवा भाव करने के संबंध में इनके जो खर्चे यदि उनकी आय से अधिक हैं तो वो एक घाटे का रूप होता है, और यदि जो खर्चे हैं वो आय से कम हैं तो वो सरप्लस का पार्ट होता है।
तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो सरप्लस या डिफिसिट को शो करता है। दूसरा यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत जो आइटम हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो रेवेन्यू और कैपिटल के रूप में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में डिफरेंस नहीं किया जाता। अब रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए। जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होता है वो मोर देन 1 ईयर तक उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जबकि रेवेन्यू नेचर का उसी ईयर के अंतर्गत आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी प्रकार के रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में डिवाइड नहीं किया जाता है, परंतु जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहाँ पर रेवेन्यू से संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो यहाँ ना रिकॉर्ड करके हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार से नॉन कैश आइटम शो नहीं किया जाता, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत आपके सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन जो रेवेन्यू नेचर के हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो कुछ विशेषता हमें पता होनी चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट के संबंध में और इनकम और एक्सपेंडिचर के संबंध में हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल आइटम्स है जो आपको ध्यान देना होगा, जिनके संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूर्णता आयगत प्रकृति की मदें होती है, बिल्कुल रेवेन्यू नेचर की कुछ आइटम होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है पूंजीगत मद है, उसको, और 3 तो ऑप्शन आपके आयगत नेचर के दे देंगे, जो रेवेन्यू नेचर के दे देंगे, और एक ऑप्शन जो आपका कैपिटल नेचर का दिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें कुछ आइटम्स इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो है सब्सक्रिप्शन एक प्रकार से रेवेन्यू होती है, एनपीओ के लिए रेवेन्यू का काम करती है, और ये जो है आपको इस तरीके के जो है एडजस्टमेंट करने होते हैं। चूँकि जो बिजनेस हमारी जो एक्रूल एजम्पशन पर आधारित, गोइंग कंसर्न एजम्पशन पर आधारित होता है, बिजनेस जो लंबे समय तक चलता है, और साथ ही साथ हम मैचिंग कंसेप्ट के भी हम यहाँ पर लगाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जिस वर्ष से संबंधित हमारा रेवेन्यू उससे संबंधित सभी एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। तो ये जो ये कंसेप्ट और एजम्पशन वर्क करती है, तो उस कारण से हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज भी यहाँ पर जो है कंसेप्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पर भी हमें जिस तरीके से वहाँ ट्रेडिंग कंसर्न के अंतर्गत हमने एडजस्टमेंट किया, तो यहाँ पर भी एनपीओ के लिए हमें एडजस्टमेंट करना होता है। यदि इस वर्ष का कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है तो हमें उसको ऐड करना होगा, और हमें कोई एडवांस मिल जाता है तो हम उसे उसको लेस करना होता है। तो इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट यहाँ पर भी करने होंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर इस साल का आउटस्टैंडिंग हम लेस करते हैं, और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग अगर रहा है तो उसको हम लेस कर देंगे, और इस साल हम अगर हमें कोई एडवांस मिल रहा है सब्सक्रिप्शन तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो मेन राशि आएगी वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी। दूसरा कंज्यूमेबल स्टोर्स, अगर इसको हम खरीदते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स के संबंध में, तो उसके संबंध में भी कोई क्वेश्चन एडजस्टमेंट के संबंध में पूछ सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, पेमेंट इस साल का दिया होता है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो दिया हुआ होता है, और एडवांस दिया हुआ आता है। तो हमें इसके बारे में भी ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसकी राशि को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर है, उसमें हमें क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड कर लेंगे, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम ऐड कर लेंगे। और दूसरा कि पिछले वर्षों में यदि एडवांस इस वर्ष का चुका दिया गया है तो उसको भी वो चूंकि इसी वर्ष से संबंधित है इसलिए इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक अगर इस तरीका कोई है तो उसको लेस कर देंगे। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसको हम यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा, और एडवांस हमें रिसीव हुआ है तो उसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे। तो इस तरीके से जो इस वर्ष से संबंधित है वो सारा इस वर्ष के अंदर ऐड हो जाएगा, और जो कि आने वाले साल और पिछले वर्षों से संबंधित है उसको हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, और जो राशि आएगी वही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी। फिर जैसे रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमेबल स्टोर्स, यदि हम कंज्यूमेबल स्टोर को सोल्ड आउट करते हैं उससे कोई राशि प्राप्त होती है तो ये बिल्कुल टोटल रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। रिसीव्ड फ्रॉम स्क्रैप से अगर कोई राशि प्राप्त होती है ये रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। न्यूज़पेपर को हमने सेल किया है तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का होगा, बाय किया है तो ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कहलाएगा। और ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह अगर हम स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन है हमारी और उसका अगर मटेरियल वगैरह कोई सोल्ड आउट करते हैं उस केस में अगर कोई प्राप्ति होती है तो वो भी हमारे लिए क्या होगी, एक तरीके से रेवेन्यू नेचर की होगी। ऑनरेरियम अगर किसी प्रकार का हमने प्रोवाइड किया या हमें प्राप्त हुआ तो हम उसको लिए रेवेन्यू नेचर का होगा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ लेना चाहिए कि प्रॉफिट और जो लॉस है
फिक्स एसेट्स को बेचने से अगर हमें कोई पैसा प्राप्त होता है तो वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का भी होता है और रेवेन्यू नेचर का भी होता है। कैसे? जैसे कोई असेट जो हमने बाय की थी वो 1 लाख की थी, यानी कि जो मूल कॉस्ट थी उसकी 1 लाख थी और 2 साल उसका उपयोग किया तो उसकी 20,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और आज की तारीख में उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू थी वो 80,000 की थी और हमने इसको मार्केट में बेचा और हमें पैसा प्राप्त हुआ 90,000 रुपये। तो यानी 80,000 की डेप्रिशिएबल वाली असेट की वैल्यू में मार्केट से पैसा प्राप्त हुआ 90,000, यानी कि ये जो 10,000 रुपये प्राप्त हुआ है वो हमारा प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। परंतु यदि मैं ये कहूँ कि इस 80,000 डेप्रिशिएबल जो वैल्यू थी वो जो है इसको बेचने से मार्केट्स में 1,10,000 रुपये पैसे प्राप्त हुए, यानी कि जो आज की जो मूल कॉस्ट थी यानी 1 लाख थी उससे भी अधिक पैसा अगर प्राप्त हुआ तो ये 10,000 रुपये जो है वो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होंगे और कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें इस जो है ये पूंजीगत लाभों के रूप में माना जाएगा। तो दोनों ही प्रकार के लाभ होते हैं, रेवेन्यू भी होता है और कैपिटल का भी कैपिटल प्रॉफिट भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें इसको बाइफरकेट करना होगा। दूसरा, एंट्रेंस फीस जो होती है वो सिचुएशनल्स होती है। कभी सिचुएशन बेस्ड होता है, कभी हमें मेंशन कर दिया जाता है कि एंट्रेंस फीस जो है रेवेन्यू नेचर की तो रेवेन्यू नेचर को माना जाना चाहिए और यदि कैपिटल नेचर का बोला जाए तो कैपिटल नेचर का माना जाना चाहिए जब प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं हम तब। परंतु सामान्य तौर पे इसको रेवेन्यू नेचर का ही माना जाता है। जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड जो है इसको रेवेन्यू नेचर का ही मानता है। फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से, जब यदि कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें अगर हम पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में और प्रैक्टिकल बोला जाए तो हो सकता है वो प्रोपोर्शन के लिए भी बोल सके कि भाई 100 रुपये में प्राप्त हुए एंट्रेंस फीस के जो 20% तो माना जाना चाहिए कैपिटल और 80% रेवेन्यू माना जाना चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई मेंशन किया हुआ है तब तो आपको उस तरीके से फॉलो करना है। बाकी सामान्यतः जनरली इसको हम रेवेन्यू नेचर का ही मानते हैं। फिर कैपिटल नेचर की कुछ आइटम है, जैसे लेगेसी है ना, विरासत में कोई मिला है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, बिल्कुल ये जो अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस होती है जो लाइफ में 1 टाइम प्राप्त होती है कैपिटल नेचर की होती है। कोई फंड होता है, अलग अलग प्रकार के फंड्स प्राप्त होते हैं, हमें किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए फंड प्राप्त होते हैं, स्पेशल फंड कहलाते हैं, नॉर्मल फंड कहलाते हैं। इंडोमेंट फंड होता है, इंडोमेंट फंड जो होता है ये हमें पता होना चाहिए, अक्षय निधि जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अक्षय निधि का मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा फंड होता है जो कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और एक ये उपहार स्वरूप मिलता है। इसकी राशि का उपयोग हम कभी नहीं करते हैं, इसकी राशि को हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से जो पैसा प्राप्त होता है उसका उपयोग हम जो है कहीं पे भी किसी प्रकार का उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एन्युटी फंड जो ईयरली हमें जो है उसमें भुगतान करना होता है वो एन्युटी फंड कहलाते हैं। चलिए अब हम एक बार जो पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन उसके बाद जो पोटेंशियल क्वेश्चन उसमें से देख लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापारिक संस्थाएं होती है, जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन होती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वही जो है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्यापारिक संस्था में प्राप्ति भुगतान खाते के संबंध में सही वाक्य बताओ। तो पूछा है, ऑप्शन दिया है कि लाभ आने की जानकारी हेतु इसको बनाना आवश्यक होता है, इसका बनाना अनिवार्य नहीं है, इसका शेष बचत या कमी को दर्शाता है। देखो ये तो होता ही नहीं है कि भाई शेष बचत या कमी को दर्शाता नहीं है, यहाँ तो बैंक के कैश बैलेंस निकलता है। ये एक नाममात्र खाता है, बिल्कुल नहीं है। नाममात्र खाता कौन सा है आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ये किस प्रकार का खाता है? रियल अकाउंट है और इसका बनाना अनिवार्य नहीं है। इसका लाभ आने की जानकारी तो इसका बनाना आवश्यक होता है। सही वाक्य क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसका बनाना अनिवार्य नहीं है। जो आपकी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है इसके लिए ये जरूरी नहीं होता बनाना। तो ये सही वाक्य क्या है? बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट उत्तर होगा। निम्न में से एक संस्था के प्राप्तियां भुगतान खाते में नहीं दिखाई जाने वाली मद कौन सी होगी? यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम क्या नहीं दिखाते हैं? तो रिसिप्ट पेमेंट में दिखाते क्या, ये हमें पता होना चाहिए कि ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट उससे इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है, उसको हम दिखाया जाता है। तो क्या नहीं दिखाएंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गत वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान, गत वर्ष का वेतन था परंतु उसका भुगतान हमने किया, बिल्कुल पेमेंट के रूप में दिखाया जाएगा। चालू वर्ष का बकाया वेतन, देखिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है बेसिकली ये कि एडजस्टमेंट है और इसके लिए कोई पेमेंट हमने किया नहीं है ना। तो जब हमें भुगतान ही नहीं किया है तो इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जब भुगतान होगा या प्राप्ति होगी तभी इसमें दिखाया जाता है। तो बी उत्तर इसका सही माना जाएगा। आगे के ऑप्शन भी देख सकते हैं हम। आगामी वर्ष के लिए प्राप्त पेशगी चंदा, हमें पैसा प्राप्त हो गया तो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखाना ही होगा।
और आगामी वर्ष के लिए पूर्वदत्त किराया यानी पेमेंट हमने एडवांस में रेंट पेड कर दिया, तो ये भी हमारा एक प्रीपेड हो गया। प्रीपेड को हमने भुगतान हमने कर दिया है, इस कारण से प्रीपेड हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी एक पेमेंट की एक मद यानी रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में आता है। परंतु जो जिसके लिए हमें भुगतान न तो किया है नहीं भुगतान प्राप्त किया है, तो उस केस में इस जो बी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा कि चालू वर्ष का बकाया वेतन रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। आइए, क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेस पे बनाया जाता है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाए जाते हैं, हम क्या है हमारी जो कंसेप्ट क्या कहलाती है यहाँ पर, क्या इसको कैश कंसेप्ट के आधार पर बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता। ये बनाया जाता है आपका किस प्रकार से, कैश एंड क्रेडिट बहुत एक्चुअल कंसेप्ट के आधार पर बनाया जाता है। सिंगल एंट्री नो दबाओ यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स क्या बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, परंतु इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर क्या बताएगा, सरप्लस एंड डिफिशिएंसी के बारे में बताता है। ये यदि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है, तो वहां पर हमें ध्यान होना चाहिए कि कैश या बैंक बैलेंस के बारे में बताएगा। इफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5000, ओपनिंग स्टॉक इसका 5000 था, एट द एंड 3000 था, क्लोजिंग 3000 था, स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द 20,000 यानी 20,000 रुपये हमने पेमेंट किया है और ओपनिंग स्टॉक 5000 है यानी 20 और 5 हो गया। ठीक है, हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल डील्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये पूछा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप इस ट्रांजेक्शन के बारे में क्या बताओगे, तो हम कहेंगे कि रिसीट पेमेंट में क्या आता है, एक्चुअली जो रिसीव्ड होता है, एक्चुअली जो पेमेंट होता है। हमने टोटल पेमेंट कितना किया है, यहाँ पर 20,000 पेमेंट किया, तो हम सीधा ही बोलेंगे कि पेमेंट साइड हम कितना रुपया बताएंगे, 20,000 बताएंगे। परंतु यदि यही क्वेश्चन चेंज कर ले और ये यूँ पूछ ले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बताओगे, तो आप कहोगे 20,000 में 5,000 जोड़ दिया, 25,000 और क्लोजिंग कितना है 3,000 को लेस कर दीजिए, देन उसके बाद जो राशि आएगी यानी कि 22,000 वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताओगे, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट करना होता है। परंतु यहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट की बात करता है, तो पेमेंट हमने 20,000 का किया है, तो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 20,000 रुपए दिखाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 40,000, 40,000 हमने इस वर्ष पैसा प्राप्त किया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था, 1500 था, एंड आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर 2000 था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 800 रुपये प्राप्त हुए। टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे डील किया जाएगा, तो इसका हमने एक स्टेटमेंट बना रखा है, उसको देखें आप, उसमें बिल्कुल इजीली हो जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना प्राप्त किया, 40,000 प्राप्त किया, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के अंदर आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 2,000 था, तो यहां हम क्या करेंगे 2,000 ऐड हो जाएगा। और दूसरा आउटस्टैंडिंग सबसे प्रीवियस ईयर एंड एडवांस, तो ये दोनों ही देख लें आप कि प्रीवियस ईयर का तो कितना था, बिगिनिंग 1500 था, और नेक्स्ट ईयर का कितना प्राप्त हुआ, 800 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ कहेंगे 1500 और 800 यानी 2300 राशि लेस हो जाएगी। ये दोनों जोड़ेंगे तो 42,000 हो गया, माइनस 1500 और माइनस 800, ठीक है, तो 2300 लेस हो गया यहाँ पर, तो 39,700 रुपये ये उत्तर आपका हो जाएगा। इसको ये अमाउंट जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना होगा, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही पाया जाएगा, बी जो है आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है एनपीओ का, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में ध्यान से आपको समझना चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ है उसके बारे में देखना चाहिए, जो इस वीडियो में हमने इंक्लूड की है, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।